हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जीएसटी का सेकंड लेक्चर। जीएसटी के सेकंड लेक्चर में हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे कि जो जीएसटी वो कैसे इंडिया में आया और किस तरह से एप्लीकेबल हुआ। तो यह है हमारा जीएसटी के ऊपर लेक्चर नंबर सेकंड। ठीक है, माल एवं सेवा कर जीएसटी, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एमकॉम सेकंड सेमेस्टर, लेक्चर नंबर सेकंड। देखिए, संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, संवैधानिक जो संशोधन है वो किस तरह से हुआ है। एक दशक से अधिक अवधि पूर्व वर्ष 2004 में केलकर जो अध्ययन दल द्वारा, ठीक है, एक दल था जिसका नाम था केलकर, ठीक है, जो केलकर हमारा दल था उसके द्वारा इसे रिकमेंड किया गया था। केलकर अध्ययन दल द्वारा परिवर्तित राष्ट्रीय स्तर पर जीएसटी को लागू करने की बलवती अनुशंसा के फलस्वरूप तत्कालीन संघीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा 2007-8 का जो बजट प्रस्तुत करते समय 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन इसके बावजूद जीएसटी को लागू नहीं किया जा सका था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जीएसटी को लागू करने की प्रतिबद्धता को मूर्त रूप प्रदान करने के प्रयास में 2014 में सरकार ने फिर से संवैधानिक संशोधन करके, ठीक है, फिर से एक संशोधन किया गया जिसका नाम संशोधन कौन सा था, ये आपका जो संविधान के अंदर संशोधन था 101वां संशोधन था, ठीक, अधिनियम 2016 को पारित किया, जिसके फलस्वरूप भारत में जीएसटी लागू करने का जो मार्ग है वो प्रस्तुत हो सका, यानी कि क्लियर हो सका। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पर। देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया हुआ है। संविधान 101 का जो संशोधन हुआ अधिनियम 2016 के अंदर, ठीक है, संविधान अधिनियम 2016 के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ था, चेंजेस हुआ था, वो कौन सा संशोधन था जिसके माध्यम से, जिसके थ्रू जो है जीएसटी लागू हुआ, 101वां संशोधन। ठीक है, इसमें क्या था, नवीन जो अनुच्छेद 246(1), इसमें क्या है कि जीएसटी के लिए विधायीकरण की शक्तियाँ, इसमें कुछ शक्तियाँ दी गई। अनुच्छेद 246 एवं 254 में वर्णित किसी भी उपबंध से पृथक संसद एवं वाक्य 2 के अधीन सूची राज्यों और विधानमंडलों को केंद्र एवं राज्य द्वारा जीएसटी अधिरोहित करने के लिए क्या है, विधायीकरण की शक्तियां प्राप्त है। यहाँ पर इसे शक्ति दी गई। उसके बाद ऐसे मामलों में जहाँ माल और सेवाएं अथवा दोनों की पूर्ति अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान की जाती हैं, संसद को विधान बनाने की अन्य शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो है संसद को विधान बनाने की अन्य शक्ति यहाँ पे प्राप्त थी, जिसके थ्रू जीएसटी को लागू किया गया। फ्रांस विश्व में प्रथम देश है, फ्रांस जो है विश्व में प्रथम देश जहाँ 1954 में जीएसटी को लागू किया गया था, यानी कि सबसे पहले जो जीएसटी को लागू किया गया था वो फ्रांस के अंदर किया गया था। उसके बाद देखिए, 62 वर्षों के दौरान विश्व के लगभग 160 देशों में, ठीक है, लगभग 160 देशों में जीएसटी को लागू किया जा सका है। सर्वाधिक पारदर्शी इसके अंदर क्या है कि इसके द्वारा सर्वाधिक जो ट्रांसपेरेंसी है और तटस्थ रूप से राजस्व में वृद्धि संभव है। इससे क्या होता है, जीएसटी से जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू है वो कहीं ना कहीं उनके अंदर वृद्धि हुई है। अधिकांश देशों ने अपनी आर्थिक और सामाजिक संरचना के अनुरूप राष्ट्रीय स्तर पर, दोहरे स्तर पर जीएसटी को लागू किया है। उसके बाद जीएसटी से पूर्व, देखिए यहाँ पर जीएसटी से पहले कौन कौन से टैक्सेस थे जो कि इंडिया में थे। जीएसटी से पूर्ववर्ती व्यवस्था के अधीन करारोपण और वैधानिक स्थिति। भारत एक राज्यों का संघ है। सरकारी व्यवस्था कैसी है, यहाँ पर संघीय, संघीय का मतलब जो यहाँ पर जो भी कार्य है वो सभी मिलकर होता है, यानी कि स्टेट और आपका जो सेंटर है वो मिलकर काम करते हैं। अनुच्छेद 1(1) के अधीन इंडिया जो कि भारत है राज्यों की संघीय व्यवस्था है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। उसके बाद देखिए, भारत सरकार जो कि केंद्र सरकार को समग्र देश के संदर्भ में कुछ शक्तियां प्राप्त हैं और भारत के अनेक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है।
यहाँ पर केंद्र सरकार के पास कुछ शक्तियाँ हैं, कुछ केंद्रों के पास, उसके बाद क्या है, कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्हें अपने राज्य और प्रदेशों के संदर्भ में विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं। यानी कि जो ये आश्रित शासित प्रदेश हैं, ठीक, इनके पास भी क्या है, कुछ ना कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं। जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, ठीक है। जैसे हमारे ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद संविधान के संशोधन, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 246A के अनुसार संविधान के 7वीं अनुसूची संघीय सूची की प्रथम सूची में वर्णित विषयों में संसद को क्या है, विधान बनाने की एक अन्य शक्ति प्राप्त है। यानी कि जो हमारा संसद है, संसद को शक्ति प्राप्त है कि वो चाहे तो क्या है, अपनी शक्ति का प्रयोग करके कोई भी जो कानून है बना सकता है। उसके बाद 246 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग क्या है, द्वितीय सूची। द्वितीय सूची में किसी शक्तियाँ प्राप्त हैं में वर्णित विषयों के संदर्भ में, यहाँ पर यानी कि कुछ विषय हैं जहाँ पर जो राइट है किसी चीज़ को बनाने का, टैक्स बनाने का या विधान को बनाने का, वो किसके पास है, राज्यों के पास। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ बताया गया है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं स्लाइड्स के अंदर। देखिए क्या, संविधान की 7वीं जो अनुसूची है, ठीक है, 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित 3 सूचियाँ हैं। और 3 सूची कौन कौन सी है, सबसे पहले प्रथम, सेकंड एंड थर्ड, ठीक। सबसे पहले संघीय सूची, दूसरी है आपकी राज्य, और फिर है समवर्ती। समवर्ती का मतलब ऐसी सूची जहाँ पर संघ और राज्यों को शामिल किया जाता हो। उसके बाद देखिए इसमें अगर हम लोग बात करते हैं प्रथम सूची, जिसको संघीय सूची कहते हैं, इसमें ऐसी प्रविष्टियाँ उल्लेखित है जिनके संबंध में सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को ही ऐसी शक्तियाँ प्राप्त हैं कि वो विधान की शक्तियाँ प्राप्त है जिसके थ्रू वो किसी चीज़ का विधान बना सकती है। उसके बाद द्वितीय सूची, इसमें ऐसी प्रविष्टियाँ उल्लेखित है जिनके संबंध में सिर्फ राज्य सरकारों को ही विधायीकरण की शक्तियाँ प्राप्त हैं। उसके बाद तृतीय सूची, इसमें ऐसी प्रविष्टियाँ उल्लेखित हैं जिनके संबंध में केंद्र और राज्यों, यानी कि समवर्ती सूची उस सूची को कहा जाता है जहां पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को विधायीकरण की शक्तियां प्राप्त होती हैं, ठीक है। संघीय में सिर्फ और शक्ति किसे प्राप्त है, यहाँ पर केंद्र को प्राप्त है। और द्वितीय सूची राज्य सूची, जिसमें सिर्फ और सिर्फ राज्य को शक्तियाँ प्राप्त हैं, और समवर्ती में दोनों को ही विधायीकरण की शक्तियाँ प्राप्त हैं। उसके बाद चलते हैं देखिए नेक्स्ट स्लाइड्स पर। यहाँ पर क्या बताया गया है, प्रमुख समवर्ती अप्रत्यक्ष कर, यानी कि सबसे मेन अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स। पहले कौन कौन से जो है इनडायरेक्ट टैक्स थे, जैसे हमारा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या था, सर्विस टैक्स, ठीक है। दूसरा क्या था, सर्विस टैक्स। तो सर्विस टैक्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। भारत में सेवा कर का प्रथम जो आरोपण वर्ष 1994 3 सेवाओं पर वित्त अधिनियम 1994 के अध्याय 5 के अंतर्गत रखा गया था। उसके पश्चात करारोपण के क्षेत्र और सेवाओं को शामिल किया जाता था। चूँकि भारत सेवा कर आरोपण संबंधी कोई पृथक विधान नहीं था, अतः इसका संचालन और प्रशासन वित्त अधिनियम 1994 के अधीन ही जारी रहा। उसके बाद क्या हुआ कि 30 जून 2012 तक केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित विशिष्ट सेवाओं पर सेवा कर लिया जाता रहा, जिससे क्या हुआ, सेवा कर की सकारात्मक अवधारणा के रूप में सामान्य समझा जाता था। 1 जुलाई 2012 से सेवा कर की जो है नकारात्मक व्यवस्था को स्वीकार करते हुए सभी सेवाओं को क्या कर दिया गया, कर योग्य कर दिया गया, और उन सेवाओं को छोड़कर जिन्हें विशिष्ट रूप से सेवा कर के क्षेत्र से बाहर या मुक्त रखा गया था, उन पे क्या है, अब यहाँ पे निगेटिव लिस्ट आ गई। पहले क्या थी, पॉजिटिव लिस्ट। पॉजिटिव का मतलब है क्या है कि कुछ सेलेक्टेड चीज़ों पर ही सर्विस टैक्स देना पड़ता था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, निगेटिव। निगेटिव का मतलब क्या है कि कुछ चीज़ों को छोड़कर, ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ों को जो है छोड़ दिया गया और बाकी पर सभी पर टैक्स देना पड़ता था। उसके बाद सेवा कर जो है क्रेडिट नियमावली 2004 के अधीन इनपुट सेवाओं और इनपुट विशिष्ट पूंजीगत माल पर चुकता उत्पादन शुल्क एवं सेवा कर का सेट ऑफ प्रदत्त जो सेवाओं पर देश सेवा कर से विरुद्ध किया जाता रहा। यद्यपि सेवा कर एवं वैट के विरुद्ध आपसी समायोजन क्या था, यहाँ पे भी संभव नहीं हो पा रहा था। उसके बाद चलते देखिए नेक्स्ट स्लाइड्स पर। यहाँ पर क्या दिया गया है, राज्य स्तरीय वैट। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या कि जीएसटी से पहले कौन कौन से ऐसे टैक्स थे जो इनडायरेक्ट थे, ठीक। उसी में आपका है क्या है, सेंट्रल सेल टैक्स या फिर राज्य स्तरीय वैट। विक्रय पर करारोपण, यानी कि जो सेल होती थी उस पर क्या लगता था, टैक्स लगता था, वो हमारा क्या था, सेंट्रल
सेल टैक्स, जैसे राज्य के अंदर, उसके बाद स्थानीय विक्रय, अंतर्राज्यीय या फिर भारत से बाहर। उसके बाद चलते नेक्स्ट स्लाइड्स पर। देखिए नेक्स्ट स्लाइड्स में क्या दिया गया है, यहाँ पर बताया गया अन्य प्रमुख अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से, जैसे शर्त और जुमा कर, मनोरंजन कर, ठीक है, प्रवेश कर जिसे हम लोग चुंगी वगैरह कहते हैं, फिर या फिर लॉटरी, विलासिता, संपदा, शोध एवं विकास उपकर, स्टाम्प ड्यूटी और आपका विद्युत विक्रय और उपभोग पर। यहाँ पे सब क्या है, ये आपके जीएसटी से पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस के कुछ नाम दिए गए हैं। उसके बाद क्या है, माल एवं सेवाओं के परिवहन पर कर, दूर संचार लाइसेंस शुल्क और टोल टैक्स, यात्री कर, मार्ग कर और आवर्त कर जिसे टर्नओवर। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ कमियाँ थी जीएसटी से पहले, जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्स थे उनके अंदर कुछ कमियाँ थी। वो कौन कौन सी कमियाँ थी, शॉर्टकमिंग ऑफ द अर्लियर वैल्यूज एडेड टैक्सेशन। देखिए सबसे पहले क्या था, टैक्स कास्केडिंग। देखिए आपका शॉर्ट में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप इसे समझ के चलिएगा कि कास्केडिंग क्या होता है। केंद्रीय एवं राज्य करारोपण के अधीन सोपानी प्रभाव, इसे हम लोग हिंदी में सोपानी प्रभाव भी कहते हैं, जिसका प्रमुख कारण क्या था, केंद्र और एवं राज्य करों के मध्य आंशिक सेट ऑफ की स्वीकृति थी। खनन एवं कृषि, थोक, फुटकर, विक्रय और अनेक सेवाएं सैनवेट के क्षेत्र से क्या थी, बाहर थी और उन पर केंद्र द्वारा सेवा कर क्या था, वसूला जाता था। उसके बाद कर मुक्त क्षेत्रों को सैनवेट या फिर इनपुट सेवाओं पर चुकता सेवा कर का क्रेडिट उपलब्ध नहीं होता था। यानी कि जैसे अगर कोई मैन्युफैक्चरर है वो टैक्स पे कर रहा है, तो उसे क्या था कि जैसे 10 रुपये का उसने टैक्स पे किया तो उसे उसका क्रेडिट मिल जाता था, यानी कि 10 रुपये गवर्नमेंट की साइड से उसे मिल जाते थे। लेकिन इसमें क्या था कि ऐसा नहीं हो पा रहा था और टैक्स पे टैक्स लग रहा था। इस प्रकार राज्य वैट के अधीन करमुक्त क्षेत्रों को इनपुट का क्रेडिट स्वीकृत नहीं था। कास्केडिंग का एक मुख्य प्रमुख कारक जो है किसे माना जाता है, केंद्रीय विक्रय कर था, जो अंतर्राष्ट्रीय विक्रय पर जो इंटरनेशनल हमारी जो सेल थी उस पर लगाया जाता, जिसके विरुद्ध कोई क्रेडिट उपलब्ध नहीं था। तो ये था कास्केडिंग इफेक्ट। उसके बाद दूसरी कमी क्या थी, दूसरी कमी क्या थी, जो जीएसटी से पहले लेन देन की प्रकृति को समझने में दुरूहता, यानी कि जो लेन देन थे उनकी प्रकृति, उनका नेचर को समझने में बड़ी समस्या थी। माल एवं सेवाओं के मध्य अंतर करना और अधिक जटिल हो जाता था। यदि ऐसी स्थिति जैसे सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट्स, पैटेंट्स और अन्य अदृश्य माल के अंतरंग का मामला है, क्या यह माल का विक्रय है या फिर सेवाओं की प्रदत्ता। साथ ही माल, सेवाओं और अन्य प्रकार की पूर्तियों को एक मुक्त बंडल जो उपभोक्ताओं को बिक्री के लिए प्रस्तुत किया गया, जैसा कि पूर्ति श्रृंखला व्यवस्था में किया जाता था। संविधान के अधीन कराधान की शक्तियों की विभाजन की पूर्ववर्ती व्यवस्था ना तो केंद्र और ना ही राज्यों ऐसी बंडल पर निर्बाध विधि से क्या था, कर लागू नहीं कर सकते थे। यानी कि यहाँ पर समझना ही बहुत जटिल हो गया था कि ये माल का विक्रय है या फिर सेवाएं दे रहे हैं, टैक्स कितना लगना चाहिए। टैक्स जो लगता था बंडल पे लगने लगा, यानी कि इकट्ठा, उसे अलग अलग कर पाना आसान नहीं हो पा रहा था। ये थी कमियाँ जीएसटी से आने से पहले इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर। तीसरी कमी क्या थी, अगर हम लोग थर्ड जो उसकी कमियाँ थी, डिमेरिट्स, अगर उसकी बात करें, कर की दरों एवं जो प्रावधान थे उसमें क्या थी, विसंगतियाँ। पूर्ववर्ती वैट संरचना में समस्त राज्यों के मध्य विसंगतियाँ व्याप्त थी, जो न केवल कर की दरों संबंधी वरन प्रक्रिया संबंधी होने के साथ साथ परिभाषाओं, गणनाओं एवं विमुक्तियों संबंधी भी थी। सैद्धांतिक रूप से कोई यह आशा कर सकता था कि गरीबों द्वारा प्रयोजन या मूल आवश्यक वस्तुओं पर कर की जो दर थी निम्न दर लागू की जाएगी, परंतु यह राज्य वैट व्यवस्था नहीं थी। जबकि बहुमूल्य धातुओं पर न्यूनतम दर 1% प्रभावी थी, जबकि चुनिंदा मूल आवश्यकताओं पर 5% की दर लागू थी, जो कि अनेक औद्योगिक इनपुट्स एवं आईटी उत्पादों पर वह भी वही 5% की दर लागू थी। हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे अनेक राज्यों में अनुमोदित मूल दरों से के ऊपर अतिरिक्त कर और अधिभार जोड़ दिया जाता था। यानी करों की विसंगति थी कि किस पे कितना टैक्स लगाया जाए, ये काफ़ी एक बर्डन की बात थी।
टैक्स लगाना यहाँ पे बड़ा मुश्किल पड़ता है, कहीं पर तो 1% और जो हमारी चुनिंदा मूल आवश्यकता की वस्तु थी उस पर टैक्स ज़्यादा लगाया जा रहा था, जो लग्जरी चीज़ थी उस पर टैक्स कम लगाया जा रहा था, यानी कि जो प्रोविज़न था टैक्स का वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा। उसके बाद स्थानीय विक्रय बनाम केंद्रीय विक्रय। देखिए उसके बाद कौन सी कमी थी इसके अंदर कमी थी स्थानीय विक्रय और केंद्रीय विक्रय। यह निश्चित करना कि प्रशासनाधीन विक्रय एक ही राज्य के अंतर्गत अथवा अन्य राज्यों के मध्य या विक्रय व्यवहार की स्थिति सुनिश्चित की जा सके। यद्यपि केंद्रीय विक्रय कर केंद्र द्वारा लिया जाता था और इसका संग्रह एवं संचय वसूल करने वाले राज्य द्वारा किया जाता था। ऐसी स्थिति में एक महत्वपूर्ण रूप में क्या है, विवाद इसी पर आधारित होते थे। अंततः क्या हुआ, केंद्रीय सरकार ने CST एक्ट के अधीन प्रावधान करके केंद्रीय अपीलेंट प्राधिकरण का निरूपण किया, जिससे ऐसे मामलों का जो है समाधान हो सके। यानी कि जो टैक्स है वो कौन वसूल लेगा, उसके लिए भी एक अलग से कमेटी बनाई गई। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पर। देखिए यहाँ पर व्याख्यात्मक समस्याएं। विभिन्न प्रावधानों की व्यवस्था के साथ वस्तुओं की श्रेणियों का निर्धारण प्रमुख समस्या रही। यानी कि यहाँ पे कैटेगराइज करना था कि इन पे कितना टैक्स लगा जाए, इसकी भी बहुत बड़ी समस्या आ रही थी। उसके बाद अधिकांश न्यायशील मामले इसी एकमात्र बिंदु से संबंधित होते थे। किसी गतिविधि का विक्रय या ठेका संक्रम विक्रय या सेवा के रूप में निर्धारण अनेक मामलों में क्या था, शंका मुक्त नहीं था। निर्माण उद्देश्य से उत्पाद शुल्क का उदयकरण था। उसके बाद प्रशासनिक जटिलताएं, ये भी क्या है, कारण रही। प्रशासन करना बहुत गंभीर समस्या बन चुकी थी। पर जो गवर्नमेंट है इतने टैक्स होने की वजह से सही तरीके से जो है उसका मैनेजमेंट एडमिन नहीं कर पा रही थी। उसके बाद अकुशल का अनुपालन। अकुशल का मीनिंग क्या है कि सही तरीके से काम को ना करना। बहुस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था, मानवीय रीतियों से अनुपालना निरीक्षण, IT संरचना में नियमित रुकावट, ठीक है, ये बाधाएं आ चुकी थी गवर्नमेंट के सामने के कारण। वेरोक्टोक लीकेज छिपाव जो है पाए जाते, जिसके कारण लेन देनों की श्रृंखला में क्या है, टूटने, बीजक मूल्य कम रिपोर्टिंग करने, पूर्तिकर्ता द्वारा सरकार को कर जमा करने में देरी, इस तरह की क्या है बार बार बहुत ज़्यादा समस्या होने की वजह से क्या है GST को लाया गया। ठीक है, तो ये आज की आपके लिए क्लास थी और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे लेक्चर नंबर 3 के अंदर। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपका कोई भी किस तरह का भी डाउट है।